हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के लिए हम सॉल्व करेंगे जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट के इस प्लेटफॉर्म पर, जो आपकी नीट की ये जो क्रैश कोर्स की तैयारी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ब्रशन अप कर सकते हैं अपने सारे कंसेप्ट्स को और एक्सप्लेनेशंस को। तो आइए बिना देर किए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, the final proof for DNA as the genetic material. Final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of. किसने एक्सपेरिमेंट किया था, किनका एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें यह पता चला कि DNA एक जेनेटिक मटीरियल है। DNA is a genetic material. DNA is a genetic material. ये प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो ये प्रूफ करने वाले दो साइंटिस्ट थे और उनका नाम था सर हर्शे एंड चेज। सर हर्शे एंड चेज थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्लियर? ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ विच इज रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन है हार्शेज एंड चेज विच इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी विच इज अगेन रॉन्ग, एंड द लास्ट इज हरगोबिंद खुराना। सो द राइट आंसर इज हर्शे एंड चेज. इट वाज सर हर्शे एंड चेज हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिर्फ एक साइंटिस्ट के नाम पर फोकस किया है, सिर्फ ये पूछा है कि किसने डिस्कवर किया था. जस्ट नोट इट डाउन. Done? All right. Now see the next question. Next question is transformation. Transformation was discovered by. Transformation किसने डिस्कवर किया था? अगेन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बने हैं वो किस बात को लेकर बने हैं? साइंटिस्ट के नेम को लेकर. तो ट्रांसक्रिप्शन बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था सर ग्रिफिथ ने. सर ग्रिफिथ ने. He told about the transformation. ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, which is again an important question. हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए. ऑप्शंस देखिए, मेसेलिन्स एंड स्टाल नहीं है, हर्शे एंड चेज नहीं है. हर्शे और चेज ने क्या किया था? डीएनए को डिस्कवर किया था एज जेनेटिक मटीरियल. डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल, ये प्रूफ किया था इन्होंने. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ऐसा प्रूफ किया था इन्होंने. नेक्स्ट देखिए, ग्रिफिथ इज द राइट आंसर. वाटसन एंड क्रिक नहीं होगा, उन्होंने मॉडल सिलेक्ट किया था, मॉडल प्रपोज किया था. तो ग्रिफिथ जो है वो सही ऑप्शन है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था. नोटेड डाउन. डन? ओके. इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग. क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि एक धागे के ऊपर मोती जैसे लगे होते हैं, उस तरीके से एक धागे के ऊपर कुछ बीड्स लगी हुई हैं. धागे के ऊपर कुछ बीड्स लगी हुई हैं. तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दैट गिव्स एन अपीयरेंस एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये ऐसा हमें कब दिखता है? जब हम इसे व्यू करते हैं माइक्रोस्कोप से. यानी कि हम कैसा देख रहे हैं? हम बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक धागे पे बीड्स लगे हों, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स. न्यूक्लियोसोम्स, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम. ऑप्शंस देखिए, क्या ये जीन्स कहलाता है? जीन्स ये नहीं होता. नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं. न्यूक्लियोसोम्स होता है, यस इट इज डेफिनेटली द न्यूक्लियोसोम. नेक्स्ट है बेस पेयर, तो बेस पेयर भी नहीं होता. द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज न्यूक्लियोसोम. इतनी बात समझ में आ गई. ये क्वेश्चन 2011 में आया था.
क्लियर? और इस स्ट्रक्चर को याद रखना, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इट इज द स्ट्रक्चर विद द बीड्स ऑन स्ट्रिंग, beads on string structure. Clear? All right, note it down. Done. Now see the next question. The association of histone H1, the association of histone H1 with nucleosome indicates, अगर histone H1 जुड़ा हुआ है किसके साथ? न्यूक्लियोसोम के साथ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज सच स्ट्रक्चर नोन एज? ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एक कंडेंस्ड फॉर्म का क्रोमैटिन फाइबर है। हम क्या कहते हैं इसे? कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर कहलाता है ये। ठीक, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब न्यूक्लियोसोम जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। ऑप्शंस देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता ये। दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है क्या? रेप्लिकेशन भी नहीं हो रही। तीसरा ऑप्शन है डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, यस इट इज कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर, यही बोला जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, ये भी नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। रिमेंबर दैट व्हेनेवर हिस्टोन H1 इज बीन एडेड टू द न्यूक्लियोसोम, वो बीड वाला स्ट्रक्चर, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर का स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। क्लियर? ऑल राइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में तो वो कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कब होता है? किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा बैक्टीरिया में तो वो फिजन होने के पहले ही रेप्लिकेट होगा। अगर फिजन ही हो गया तो फिर रेप्लिकेट करके क्या करेगा? सो ऑलवेज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बिफोर फिजन, बिफोर द प्रोसेस ऑफ फिजन टेक्स प्लेस, फिजन टेक्स प्लेस। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक्चुअली में है बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कभी कभी हम ध्यान नहीं देते इस बात पर कि डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में किस दौरान हुआ था। तो फिजन से पहले ही होगा, नहीं तो फिर बाद में कैसे वो डिवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्लियर? ऑप्शंस देखिए, ड्यूरिंग एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज में नहीं होता। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज होता है, उसमें नहीं होता ये। विद इन न्यूक्लियोलस होता है क्या? न्यूक्लियोलस प्रोटीन बनाने के काम कर रहा है, वहां पे नहीं होगा। प्रायर टू फिजन होता है, डेफिनेटली प्रायर टू फिजन। बिफोर फिजन हो जाता है ना, बिफोर फिजन टेक्स प्लेस, तो प्रायर टू फिजन। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, उससे पहले भी नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जस्ट बिफोर फिजन टेक्स प्लेस। क्लियर? ये क्वेश्चन 2017 का है, जस्ट नोट डाउन द कंसेप्ट इफ यू वांट। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। देखो, जब डीएनए जो है उसका सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन होता है तो ये पहली बार कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा गया था? किस चीज का कंसेप्ट है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहली बार ये कंसेप्ट कहां पर देखा गया था? कौन से ऑर्गेनिज्म में? तो ये कंसेप्ट सबसे पहली बार देखा गया था बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया में देखा गया था। ठीक, ये क्वेश्चन 2018 में कॉन्जिक्यूटिवली हर ईयर में क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ऑप्शंस देखिए, एक्सपेरिमेंटल, पहले क्वेश्चन देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, किस में देखा गया था? बैक्टीरिया में देखा गया था। ऑप्शंस देखिए, प्लांट में नहीं, बैक्टीरियम में, फंगस में नहीं, वायरस में नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन 2018 का है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन।
टेलर ने ये कंसेप्ट जब लगाया था सेमी रेप्लिकेशन का, तो चलो डीएनए बैक्टीरियम में देखा गया था, लेकिन ये किस ऑर्गेनिज्म पर देखा गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहां देखा गया था टेलर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था? अच्छा पहले तो मैं ये बता देती हूँ, ये दो फॉर्म में पूछा जा सकता है। पहली बार क्वेश्चन जब पूछा है तो ये पूछा है कि टेलर सर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव था रेप्लिकेशन, ये उन्हें किस ऑर्गेनिज्म में पता चला। ठीक, दूसरी बार पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सपेरिमेंट किया गया था फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हु डिड दैट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, सर टेलर ने किया था। सर टेलर ने किया था, क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन बताने के लिए एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, देखो मेथड क्या था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ठीक, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ठीक, ये वाला कंसेप्ट इन्होंने देखा था, ये वाला कंसेप्ट इन्होंने देखा था, पर किस में देखा था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था विशिया फाबा में। विशिया फाबा में किसमें किया गया था, विशिया फाबा में। क्लियर, तो हमें इस ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखना पड़ेगा, विशिया फाबा में हमें इस ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखना पड़ेगा। तीनों बात इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी भी चीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है विंसा रोजिया। सारे स्टूडेंट्स अक्सर इसी ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, विंसा रोजा टिक कर देते हैं। ठीक है, which is wrong, it is Vishya Fava. Then we have Vishya Fava, which is the right answer, option B. Then we have Drosophila melanogaster, which is a wrong option. Then we have E. coli, that is Escherichia coli, which is again wrong. तो ये देखा गया था विशिया फाबा में, ये तीनों कंसेप्ट पूछा। देखो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसके लिए पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ लें कि कंसेप्ट क्या दिखाया था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ लें कि कौन से साइंटिस्ट ने किया था। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, जस्ट नोट इट डाउन। ऑलराइट, ये तीनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी अलर्ट फॉर दिस। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में कौन सा वाला आरएनए अबंडेंट होता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी आरएनए होता है एनिमल सेल में, वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए एनिमल सेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ऑप्शंस देखिए, आरआरएनए विच इज राइबोसोमल आरएनए, सो इट्स राइट। टीआरएनए नहीं होगा, मैसेंजर एमआरएनए नहीं होगा, एमआरएनए नहीं होगा। राइट आंसर इज आरआरएनए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आरआरएनए। डन, लिख लीजिए। और ऐसा नहीं है, ये जो आरआरएनए वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार कई फॉर्म्स में पूछा गया है। हमारे सामने 2017 का क्वेश्चन है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following RNAs act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria। कौन सा RNA इतना स्पेशल होता है जो स्ट्रक्चरल RNA की तरह भी काम करे as well as ribozyme in bacteria की तरह भी काम करे। RRNA यानी कि राइबोसोमल RNA found in bacteria which is structural RNA, जो क्या है, स्ट्रक्चरल RNA भी है, एज वेल एज स्ट्रक्चरल आरएनए होने के साथ साथ एक राइबोजाइम भी है। तो ये कौन सा आरआरएनए होता है, ये कौन सा आरआरएनए होता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चरल है ना, सॉरी देखो स्ट्रक्चरल है ना, और आरआरएनए, तो हमें ये तो मालूम है कि ये एसआरआरएनए होगा, कोई सा एसआरआरएनए होगा। अब इसकी हमें सब यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो सब यूनिट्स जो है एक्चुअली इट इज 23 srRNA which is found as the structural RNA as well as ribozyme in the bacteria. Options देखिए, 5 sRNA which is wrong, 18 sRNA again wrong,
Then we have 23 sRNA which is right. 58 sRNA नहीं होता. So it is the right answer is 25 sRNA. और sRNA क्या है? Structural ribosomal RNA. Clear? Write this down. ये question 2016 में पूछा गया था. Done? All right. Now see the next question. The next question says, which one of the following is not applicable to RNA? कौन सा वाला applicable नहीं है? Not applicable to RNA. RNA पर कौन सा वाला अप्लाई नहीं होता? तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो गलत है, ये तो अप्लाई हो जाएगी. कौन सा नहीं होता है वो बताना है. 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिलेंस भी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग. हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस हो जाएगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग. फिर है चारगाफ्स रूल. चारगाफ जो रूल होता है वो अप्लाई नहीं होता. चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग जो बेस पेयर्स होते हैं वो ए के सामने टी और जी के सामने ATGC ही आता है. ए के सामने टी, जी के सामने सी ही आता है. जो चीज हमारे RNA पे अप्लाई नहीं होती, RNA पर अप्लाई नहीं होती. सो वन विच इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA इज चारगाफ्स रूल. और चारगाफ्स रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ बनी जाता है चारगाफ्स रूल और RNA को लेकर. जितना DNA पे क्वेश्चन नहीं आता उतना RNA पर आता है. अभी हमने देख लिया mRNA, देख लिया टाइप ऑफ RNA, देख लिया. अब हमने देख लिया चारगाफ रूल के रिस्पेक्ट में. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज चारगाफ्स रूल. क्लियर? ऑलराइट, नोट इट डाउन. लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन. राइबोसोमल RNA कहां पर बनता है? अब ये क्वेश्चन है 2012 का, और ये क्वेश्चन होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मालूम है. ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट होता है. जब हम ये पढ़ते हैं कि राइबोसोमल RNA कहां पर सिंथेसाइज होता है. ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड राइबोसोम. फटाफट से मुझे अपना ऑप्शन पहले आप लिखकर बताइए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई होप यू ऑल हैव रिटन द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन में पूछा है कि जो राइबोसोमल RNA होता है वो कहां पर सिंथेसाइज होता है. वेयर इज इट सिंथेसाइज्ड? सो इट इज synthesized in which part of the cell? It is synthesized in nucleolus. कहां पर बनता है? न्यूक्लियोलस में. ऑप्शंस देखिए. लाइसोसोम्स तो सुसाइडल बैग्स हैं, उनमें नहीं बनेगा. न्यूक्लियोलस में बनेगा. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? दी मैट्रिक्स इनसाइड द न्यूक्लियस, तो वहां पर नहीं बनेगा. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट, वहां पे भी नहीं बनेगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियोलस. क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था. ऑलराइट, सो डन, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रिमूवल ऑफ RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of. अगर आप R poly 3, ये जो RNA polymerase 3 है, इसको RNA poly 3 भी कहते हैं. पहली चीज तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये वाला लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज बता दी. इसमें जब ये रिमूव हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स रिमूव कर दें, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम कहां से? फ्रॉम दी न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म. तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी? न्यूक्लियोप्लाज्म. तो व्हाट विल बी अफेक्टेड? किस पर अफेक्ट पड़ेगा? पहला है tRNA पर, दूसरा है hnRNA पर, mRNA पर और rRNA पे. अगर आपने RNA पॉलीमरेज 3 हटा दिया तो न्यूक्लियोप्लाज्म में से जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस का, तो कौन नहीं बन पाएगा? किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इट विल बी tRNA पर इफेक्ट पड़ता है. सो द राइट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन ए, दैट इज tRNA इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Next question says DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on the strand of DNA which is called. कौन सा वो स्ट्रैंड होता है जहां DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटेलाइज करने लगता है ट्रांसक्रिप्शन को? कौन कैटेलाइज कर रहा है? DNA डिपेंडेंट DNA डिपेंडेंट
डीएनए, 1 मिनट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? कैटेलाइज कर रहा है। किसको कैटेलाइज कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन को पॉलीमराइज कर रहा है, ठीक है, ऑन दी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो वो स्ट्रैंड क्या कहलाता है? व्हाट इज दैट स्ट्रैंड कॉल्ड एज? दैट स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर अफेक्ट करेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब कैटेलाइज करेगा, ठीक। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज राइट, दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, अल्फा स्ट्रैंड नहीं, एंटी स्ट्रैंड नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016। ऑल राइट, नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज AGG TAT GC sorry CG CAT is a sequence from coding strand of a gene। हमारे पास एक कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, उसका हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है? AGG AGG TAT TAT CGC CGC और फिर है AT। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ये थोड़ा वो जुड़ गया है, A और T, ये हमारे पास एक कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग है, ठीक। What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? अगर हम mRNA की बात करें तो mRNA में सीक्वेंसिंग चेंज नहीं होती, no change in sequencing, no change in sequencing is seen, ठीक। एक चीज देखी जाती है, यहां पर जितने भी टी होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय यू, बस इतना अंतर होता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो अब इसकी हम सीक्वेंसिंग अगर लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसिंग क्या होगी? इस कोडिंग स्ट्रैंड की करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसिंग क्या होगी? देखो, ध्यान से देखो, ए के साथ कौन आ जाएगा? ए के साथ ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होती। जी के साथ जी आएगा, जी के साथ जी आएगा, लेकिन जहां पर भी टी होता है उसकी जगह पर यू आ जाता है। तो टी की जगह पर हमने लिख दिया यू, ए की जगह पे ए, टी की जगह पे यू, सी की जगह पे सी, जी सी, ए की जगह पे ए, टी की जगह पे यू। तो अब आप इसकी सीक्वेंसिंग देख पा रहे हो, किसने किसके साथ पेयर बनाया है? पेयर जो बना है वो किस किस के बीच में बना है? ए के सामने ए आएगा, जी के सामने जी, फिर जी के सामने जी, फिर टी के सामने यू आ जाएगा, ये डिफरेंट है। फिर ए के सामने ए आएगा, फिर टी के सामने यू, फिर जी के सामने सी, फिर जी के सामने 1 मिनट, जी के सामने कौन आया? सी आया, फिर जी के सामने सी आया, ठीक है, ये आया जी के सामने जी, सी के सामने फिर सी। ए के साथ कौन सीक्वेंस करेगा? ए, लेकिन टी के साथ कौन सीक्वेंस करेगा? टी के साथ जो सीक्वेंस करेगा वो है यू। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? कोई चेंज नहीं आता है जब करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसिंग बनती है। कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ऊपर रहता है एमआरएनए में, वैसे मतलब जैसा एक तरफ रहता है उसके ऑपोजिट तरफ भी वैसा ही बनता है। सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो किस चीज पर आ रहा है? हमें डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? ये टी और यू में, टी और यू में, टी और यू में, बाकी सारे के सारे सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि टी की जगह यू आना चाहिए, बाकी सब सेम है, इसकी जगह यू आना चाहिए, बाकी सब सेम है। पहला ऑप्शन देखो ACCUA, ACC तो गलत हो गया, AGG ही आना चाहिए था, तो ये गलत। दूसरा देखो UGG, तो ए की जगह यू नहीं आएगा, ए ही आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन AGGU, AGGU, उससे भी मैच कर सकते हो, ठीक है, AGGU, AGGU, फिर उसके बाद AUCGC, AUCGC, और उसके बाद AU, और उसके बाद AU, ये सही है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो UCC है ना, तो AGG होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सो राइट ऑप्शन दैट वी फाइंड ओवर हियर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस।
नोट कर लिया, ये 2018 का क्वेश्चन है। ऑलराइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। कौन सा वाला ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का पार्ट नहीं होता? किसका पार्ट नहीं होता? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट कौन सा वाला नहीं है? यूनिट इन डीएनए, यूनिट इन डीएनए कौन सा वाला नहीं होता? तो जो नहीं होता वो कौन है? इट इज द इंड्यूसर, इट इज द इंड्यूसर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है इंड्यूसर विच इज करेक्ट, दूसरा है टर्मिनेटर, तीसरा है प्रोमोटर एंड द फोर्थ वन है स्ट्रक्चरल जीन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज इंड्यूसर। ये क्वेश्चन 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। डन, नोट कर लीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉनसेंस कोड टेक पार्ट्स इन। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉनसेंस कोड। नॉनसेंस कोड किस चीज में पार्टिसिपेट करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जहां पर भी नॉनसेंस कोड आ जाता है वहां पर टर्मिनेशन हो जाता है मैसेजेस का। सो वहां पर क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ जीन कंट्रोल्ड सिंथेसिस। जीन कंट्रोल सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, डेफिनेटली दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अनस्पेसिफाइड अमाइनो एसिड्स। क्या अनस्पेसिफाइड अमाइनो एसिड्स बनेंगे? तो नहीं बनेंगे। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ सेंस डीएनए इनटू नॉनसेंस वन। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। नॉनसेंस डीएनए हमेशा एंड कर देता है प्रोसेस को, रिलीजिंग टीआरएनए फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन, विच इज अगेन रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज terminating the message of gene controlled protein synthesis. option A is the correct answer. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉनसेंस कोड को लेकर। नॉनसेंस कोडॉन है ये, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लेसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन दी सेल्स ऑफ। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्प्लेसियोसोम कहां पर मिलते हैं। स्प्लेसियोसोम्स जो हैं वो लार्जर पॉलीपेप्टाइड यूनिट है। ठीक है, लार्जर कॉम्प्लेक्स है, लार्जर कॉम्प्लेक्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है? लार्जर कॉम्प्लेक्स है विच आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस में। तो क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होंगे? स्प्लेसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन दी सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारे पास है बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक, अब न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस आपको कहां प्रॉपर देखने को मिलता है? न्यूक्लियस प्रॉपरली आपको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। कहां देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया के पास कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां नहीं मिलेगा स्प्लेसियोसोम्स। सो बैक्टीरिया में इट इज नॉट फाउंड इन दी, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। एनिमल में मिल जाएगा, प्लांट में मिल जाएगा, फंजाई में मिल जाएगा, सो दैट इज नॉट द आंसर। ऑप्शन ए बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, सो मेक इट डाउन। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। बहुत 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 कॉमन और बहुत जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। जब भी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जब भी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तो उस दौरान कौन सा वेक्टर यूज होता है? उस दौरान जो वेक्टर यूज होता है वो कौन है? तो इस दौरान जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, आपको पता है? इट इज नोन एज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल कल्चर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल कल्चर, और कहलाता है ईस्ट आर्टिफिशियल कल्चर, ईस्ट आर्टिफिशियल कल्चर।
जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में? इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं BAC एंड YAC, बैक और याक। डन। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल कल्चर और ईस्ट आर्टिफिशियल कल्चर होता है, ठीक है। ईस्ट आर्टिफिशियल कल्चर, ये आपको ईस्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, ये ईस्ट लिखा है, ईस्ट आर्टिफिशियल कल्चर, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, टीए क्लोनिंग वेक्टर्स नहीं होता, एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं क्या? नहीं। टीडीएनए होता है? नहीं। बैक और याक होता है? यस डेफिनेटली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 2014 का क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन 2014 नीट एग्जाम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, जब भी हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखते हैं तो वो कैसे होते हैं? ऑप्शंस में दिया है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल या डिपेंडेंट ऑन साइज। एक्चुअली सारे के सारे डीएनए जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और क्यों होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड? क्या रीजन है? इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, भूल गए क्या? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बाकी सारे ऑप्शन गलत, ठीक। ये क्वेश्चन 2017 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AUG इनिशिएशन कोडॉन अकर्स ओवर। AUG इनिशिएशन कोडॉन जो है, इनिशिएट करने वाला कोडॉन AUG कहां पर मिलता है? किस जगह पे मिलता है? अब आप खुद सोचो, अगर AUG एक इनिशिएट करने वाला इनिशिएशन कोडॉन है तो ये कहां पर मिलेगा? उस जगह पर जहां से ये सीक्वेंसिंग चालू होगी। तो ये सीक्वेंसिंग चालू कहां होती है? इट स्टार्ट्स विद द 5' एंड ऑफ mRNA, 5' एंड ऑफ mRNA। ऑप्शंस देखिए, 3' एंड है mRNA का? नहीं। 5' एंड है mRNA का? यस। देन वी हैव शॉर्ट आर्म ऑफ tRNA एंड लॉन्ग आर्म ऑफ tRNA, व्हिच इज रॉन्ग। So the right option is 5' end of mRNA. All right, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। It is the initiation codon. Done? Okay, so we are done with the most important questions for the chapter biomolecules, molecular basis of inheritance, sorry, molecular basis of inheritance के लिए हमने सारे के सारे important questions जो हैं वो solve कर लिए हैं। आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं आप। कहाँ पर करेंगे? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज www.magnetbrains.com, ठीक है। जब भी देखो एक ना कोरिलेशन होता है, ये जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर था और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, इसमें वो जो डीएनए हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते थे, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है, वो सारा जो है ना वो कुछ कंसेप्ट यहाँ लगता है, इसीलिए मेरे दिमाग में वो आने लगता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, इसे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। कहाँ पर जाओगे? जब www.magnetbrains.com टाइप करोगे तो ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा, उस पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन पर जाओ, नीट मिलेगा, नीट पे क्लिक करो, उसमें क्रैश कोर्स फॉर 2022 एग्जाम है, उस पर जाकर क्लिक करो, वॉच नाउ करो। जैसे ही उसे वॉच नाउ करोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, इस पेज पर वॉच ऑल वीडियोस लिखा है, वहां पर नीचे सीक्वेंस में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उस पर प्ले करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप सारा रिवीजन कर सकते हो। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर, वो भी कैसे? 100% फ्री, कोई फीस नहीं देनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। छोटी सी चीज आपको करनी है, दैट इज लाइक जरूर करना है वीडियो को, इसके बाद सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में फिर से नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।